सबसे नीक बाटे सैया किसानी, खुशी बानी रउआ घरबे में बानी। सबसे नीक बाटे सैया किसानी, खुशी बाटे रउआ गौए में बानी। ए जी बाहर कमैला के मुँह मारे गमैला के। देखो हमको भोजपुरी गाना उतना गाने नहीं आता, तब फिर भी हम आपको सुना दिए। ओके, तो चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, आज आप लोग गाना सुन के समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा अध्याय होगा, ठीक है। तो हालांकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी का चौथा अध्याय। और चौथा अध्याय कौन सा है? कृषि। कृषि, ठीक है, जो हमने गाना गाया, इसी पे ने गाना गाया जी। सबसे नीक बाटे सैया किसानी। देखो, भारत जो है ना, इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम कुछ वाक्य आपको बोलना चाहेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अनेकों प्रकार का मौसम है, विभिन्न प्रकार का मौसम है। जैसे बरसात हो गया, गर्मी हो गया, जाड़ा हो गया, ठंडा हो गया, ये सभी मौसम है। और यहाँ पे अलग अलग तरह की फसल उगाई जा सकती, क्योंकि मौसम पे डिपेंड करता है बहुत सारे फसल, है कि नहीं जी। तो भारत में अगर एक सवाल करें आपसे, तो आप देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा कृषि ही हो रहा है। क्या हो रहा है? कृषि ही हो रहा है। पढ़ा रहे थोड़ा सा, ओके, पढ़ा रहे हैं। तो कृषि जो है भारत में हो रहा है, और कृषि से ही हम लोग क्या करते हैं, खान पान हर चीज क्या हो रहा है, कृषि से हो रहा है। अब एक भी चीज आप खाद्य पदार्थ का नाम बताएं जो हम लोग खाते हैं। अब चिकन मटन मुर्गा मत बोलना मेरे भाई, ठीक है। हम कृषि की बात कर रहे हैं, भेज में चलना है, नॉन भेज वाला जवाब नहीं देना है अभी। ओके, तो सारा का सारा चीज आप देखेंगे तो हमें कृषि से ही मिलता है। कहाँ से? कृषि से ही। चाहे आपका मसाला हो, तेल हो, या चावल हो, गेहूं हो, आटा हो, दाल हो, जितना भी चीज है सब कहाँ से? खेती से आता है, मतलब कृषि से उपलब्ध होता है। कहेंगे जी सर ये तो बात है, लेकिन आज के डेट में हर कोई किसान नहीं है। हर कोई किसान है, सब अपना अपना स्टैंडर्ड लेवल में घूमते रहता है, ऑफिस में काम करता है। तो किसान के साथ आज के डेट में देखिए बहुत सारा अन्याय भी हो रहा है। सरकार भी, हमारे सरकार जो है वो भी अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि किसान जो होते हैं ना बेटा, वो बहुत मेहनत करता है। मुझे पता है बहुत ज्यादा मेहनत करता है, इतना कि पूछो मत। अब बताओ, 48 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है, लोग एसी में बैठ के काम करते हैं, और उस समय किसान जो होते हैं ना, उस समय वो खेत में जाके उतने धूप में कुदाल चलाते हैं, और दिन भर 1 घंटा कह देंगे ना रोड पे जाके आपको खड़ा रह जाइए, तो नीचे से ऊपर पसीना तरबतर हो जाइएगा। इसलिए किसान का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, दो व्यक्ति का मेरे ख्याल से, और मैं भी करता हूं। एक तो पहला किसान, दूसरा जो बॉर्डर पे रहते हैं, दो व्यक्ति का हमेशा रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अब बाकी जो भी है आपको पता है कैसा कैसा लोग हैं। तो इससे पहले जो है 3 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो सभी अध्याय को कंप्लीटली देख लीजिएगा। आप लोग का राजनीति शास्त्र जो है एकदम खत्म हो चुका है, इतिहास भी खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अरे भैया, हम है तो दम है, और दम है तो पूरा सोशल साइंस खत्म है। ओके, आज अभी हम लोग चौथे अध्याय को देखते हैं, और हम लोग समझने वाले हैं कृषि। और कृषि किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कौन सा? प्राथमिक, ठीक है। किसमें? देखो मो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कौन सा क्षेत्र में आता है? पूछ देता है कभी कभी हो, ऐसा ऐसा बात ई की हो रहा है। अरे यार कटो, चलो, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहीं तक नहीं कृषि आश्रित रहता है। कहेंगे सर कहाँ से आश्रित रहता है? तो भैया कपड़ा उपड़ा देख रहे हैं ना, यो सब कृषि से। चाय जो पीते हैं ना, कॉफी जो पीते हैं ना, वो कृषि से आता है। ओके, चलो भाई, इस अध्याय को हम लोग पूरे मजे में समझने वाले। पूरा अध्याय को एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाले। ओके, चलो भाई, चलो भाई, सबसे पहले कृषि देखो। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, या प्राथमिक क्षेत्र है कह सकते हैं, जो हमारे लिए अधिकांश खदान का मतलब हो गया खाद, जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, उत्पन्न करती है। और खदानों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योग के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, इससे से क्या बनता है? कपड़ा वगैरह बनता है, तो उसके लिए भी कच्चा माल उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद में जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, मसाला हो गया इत्यादि का भी निर्यात किससे होती है? कृषि से ही होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए, सब कोई बनना चाहेगा, डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा, पुलिस बनना चाहेगा, मास्टर बनना चाहेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसान बनना नहीं चाहता है। और मजबूरी में लोग आज किसान बनते हैं, है कि नहीं?
ये हमारे भारत की दुर्दशा हो गई। पहले के डेट में हर कोई किसान थे और आज के डेट में अब बहुत कम किसान रहते हैं। एक पूरे भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पे अभी भी कृषि का उतना ही मायने दिया जाता है, वो है बिहार। बिहार में 60 से 70% व्यक्ति जो है कृषि पे आश्रित रहते हैं। वो का है कि बिहार में जो है फैक्ट्री नहीं है, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है जो यहाँ पे लोग प्राइवेट काम करें। यहाँ दो एक वो चीज़ होता है बिहार में, दो चीज़, या तो बेटा कोनो जॉब पकड़ लो सरकारी, और नहीं तो प्राइवेट का कोई गुंजाइश नहीं, सीधा आ जाओ खेत में कुदार पारो। यही होता है बिहार में। ओके, आ जाओ भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम गमछा वगैरह इसलिए ले लिए, थोड़ा सा किसान वाला फील आना चाहिए, है कि नहीं। आ जाओ भाई, देखो किसान का जो है कृषि, भारत में कृषि का महत्व क्या है। भारत में अगर देखें तो 2/3 लोग की जीविका जो है, जीवन यापन जो है कृषि पर ही आश्रित है। ओके, अगर मैं बात करूं कि भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है, तो 24% जो है योगदान कृषि का है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भारत के विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से प्राप्त होता है। देखो जनसंख्या भारत का ना बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मैं बात बार बार बताते रहता हूँ आप लोग को, और सरकार भी इस चीज पे ध्यान दे रही है। और सरकार भी कहते हैं हम दो हमारे दो बनाओ, नहीं 12 मत बनाओ, ठीक है, हम दो हमारे दो ही होनी चाहिए। ओके, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। भारत में कृषि जन्य उद्योग, कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। भारत में जलवायु, मिट्टी, धरातल विभिन्न प्रकार, विविधता का मतलब हो गया विभिन्न प्रकार के हैं, इसलिए इसके कारण है कि विभिन्न प्रकार की फसल भी पाई जाती है, भारत में उत्पादित किया जा सकता है। ओके, बहुत सारे हैं फसल वैसे जो मौसम के अनुसार होता है कि नहीं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसलिए अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। ओके, आ जाओ। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो भैया, ये क्या हो गया, अरे यार हट ना यार। चलो, सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि भाई ये बताओ कि कृषि जो है, कृषि की प्रक्रिया क्या है, मतलब खेती का प्रक्रिया क्या है, कैसे खेती किया जाता है। आपको पता है? नहीं पता, हम बताते हैं, क्योंकि हम किसानी कर चुके हैं। समझा कि नहीं समझा? ओके चलो भाई आ जाओ। सबसे पहले देखो ये चचा जी को देखो, ठीक है। चचा जी क्या कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। हालांकि हल देने हम ट्रैक्टर वगैरह भी दे सकते थे, लेकिन पुरानी चीज़ों को याद करना भी हमारी ये हैं। ओके, दिखाना चाहते हैं आप लोग को कितना मेहनत करता है। ये जो हाफ पैंट पहने, माथे में गमछी इसलिए लगाते हैं कि उनको धूप लगता है बहुत ज़्यादा, है कि नहीं, लेकिन शरीर में कहीं माथे में गमछी बांध ले रहता है, किसान का ये नियम है। ओके, तो ये देखो 2 बैल हुआ करते थे पहले, जो था 2 बैल हुआ करते थे, और बैल के दोनों ऊपर है ना कांधा पे जो है इसे करके धर दिया जाता था पालो, और दोनों बैल ऐसे ऐसे चलते रहता था। तो एक फाड़ हुआ करता था, हौर जिसको बोला जाता है हल, ठीक है, हल हुआ करता था। इसी से नच नच के पूरे खेत को चिन्ह मारते रहता था। ओके, आज ना 9 फाड़ा आ गया, 10 फाड़ा आ गया, 3 फाड़ा आ गया, पहले इसी से चलते रहता था, हर काम इसी से, बैल से ही होता था। पहला हो गया जुताई, दूसरा क्या होगा, बुआई। बुआई मतलब बीज डालना, बीज डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा निराई। निराई मतलब जो खटवार पतवार आ गया, दूसरा जो हम बीज डाले हैं उसके अलावा जो पेड़ पौधा जन्म जाता है उसको खत्म करना है। तीसरा आपका ये हो गया। चौथा आपका हो गया उसमें खाद डालना है। क्या डालना है, खाद डालना है। उसके बाद खाद से पहले क्या डालना है, सिंचाई कर दो, उसके बाद खाद डालो, फिर कीटनाशक दवाई दे दो, स्प्रे कर दो, जिसको कहता है स्प्रे, उसके बाद काट लो, ठीक है। तो कृषि की जो प्रक्रिया है क्या है, जुताई मतलब खेत जोतना, मिट्टी का भुरभुरा करना, हल्का करना होता है, ठीक है, ताकि बीज जो है अंकुरित हो तो जल्दी से उसके जड़ में जल्दी से मिट्टी हल्का रहेगा तो जल्दी अपना जड़ बना लेगा, और कठोर रहेगा तो नहीं होगा, इसलिए जुताई किया जाता है। बुआई मतलब बीज बोना, निराई मतलब खतवार निकलना, सिंचाई मतलब पानी डालना, खाद या उर्वरक डालना, ठीक है, कीटनाशक कीड़ा मारने वाली दवाई छिड़कना, कटाई मतलब फसल पकने के बाद क्या करना है, कटाई करना है। उसके बाद क्या है, दलाई गहराई जिसको बोला जाता है, बीज को बाली से निकालना, बालियों में से बीज को अलग कर लेना। ओके, ये चीज़ें मतलब इसकी दानी वगैरह करके गेहूं को तैयार कर लेना। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ। बहुत आसान है अध्याय और अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब कृषि प्रणाली जो है किस किस प्रकार की कृषि होती है। एक होता है कृषि आपका निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि किसको कहते हैं, मतलब अपना हम 1 कट्ठा 2 कट्ठा में लगा लिया, हम अपना घर का निर्वाह कर सकते हैं, जीवन यापन करने वाला कृषि को निर्वाह बोला जाता है। उसके बाद है गहन कृषि। गहन कृषि थोड़ा ज़्यादातर कृषि होता है। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि जो है, वाणिज्यिक कृषि मतलब हो गया बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए जो कृषि किया जाता है। जैसे कॉफ़ी का बागान लगाया है तो पूरा तो कॉफ़ी पिएगा नहीं, वो उसका एक व्यवसाय
व्यवसाय हो गया, कृषि को बेचना मतलब बिजनेस तरह से उसको यूज करना। एक होता है रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या क्या आता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए गौर करना है। सबको बारी बारी से हम लोग समझते हैं, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहला हो गया आपका प्रारंभिक जीविका कृषि, जिसको निर्वाह कृषि कहा जाता है। प्रारंभिक जीविका कृषि, निर्वाह कृषि, परंपरागत तरीके मतलब परंपरागत तरीका मतलब क्या हो गया, बहुत पुराने से जो तरीके थे, जो औजार थे, उसी को लेकर यूज करना क्या हो गया, परंपरागत कृषि बोलो या परंपरागत औजार। ठीक है, देख रहे हैं ना चाचा जी के मोछ पे ताव है, ठीक है, काहे कि एकदम कोर दिए हैं, खेतबा अपना पूरा कोर दिए हैं, मतलब देखो पहले कुदार से ही, हल से पहले कुदाले से चलता था। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, जैसे तैसे बीज बो दिया जाता है, इसमें जैसे तैसे बीज बो दिया जाता है और फसल पकने पर काट लिया जाता है। इस कृषि में उपज जो है कम होता है, क्या उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए कर्तन दहन प्रणाली या झूम की खेती, जैसे क्या होता है तनी मनी जंगल वगैरह है उसको आग लगा के वहाँ पे खेती कर लिया जाता है, वही हुआ झूम खेती, कर्तन की प्रणाली, यही इसी का उदाहरण हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए। होता है ना जी अरे तनी मनी खदा खुदी है वो में जाके बीज बो दिया, ठीक है, बो दिया परंपरागत तरीका से, खुरपी उर्पी बो दिया, तो उसमें कम फसल होगा, उतना अच्छी तरह से फसल नहीं होगा। आगे जो है आपका हो गया कर्तन दहन प्रणाली, स्थानिक कृषि जो होता है, यही जो आपने पूछा कि कर्तन दहन प्रणाली क्या है, यहाँ पे उदाहरण दिए थे ना जी, उदाहरण दिए ना तेरी यहाँ पे दिए हैं ना, कर्तन दहन प्रणाली या झूम खेती। तो इसी को हम लोग समझ लेते हैं, क्या कि बच्चा को चाहिए नोट्स, है कि नहीं जी, नोट्स बिना तो हमारा मन नहीं लगता है कि नहीं जी, कहेंगे जी सर है। चलो नोट्स की बात आया तो अगर आप लोग को नोट्स लेना है, ठीक है, नोट्स लेना है तो आप लोग को 85, 81, 80, 29 वाले नंबर पे जो है आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, बोलना सर मुझे पेड कोर्स लेना है, क्या करना है, पेड कोर्स लेना है। ओके, पेड कोर्स लेना है या मुझे कोर्स खरीदना है, लिख देना, टाइप कर देना, काहे कि कॉल कीजिएगा उठाएंगे नहीं, है कि नहीं, इसलिए मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको स्कैनर का फोटो मिलेगा, ठीक है, QR कोड का, उस पर 299 रुपया भेज दीजिएगा सेंड। और आप लोग थोड़ा वेट क्या कीजिए, कम से कम 24 घंटा वेट क्या कीजिए, तब मैसेज वगैरह ज़्यादा क्या कीजिए। आप जैसे पे करेंगे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी सब जो PDF आपको भेजने का टाइमिंग होता है 24 घंटा के अंदर आप लोग को मिल जाएगा, इसलिए तबाह ना हो। ठीक है, अब ये नहीं कि सोशल साइंस आपको मिलेगा, सब विषय का मिलेगा और जितना पढ़ाएंगे उतना आपको देंगे, ठीक है, ताकि आप गर्दा छुड़ाइएगा। किसान जंगल भूमि के टुकड़े को साफ करके अर्थात पेड़ काटकर जलाते हैं और परिवार की जीविका निर्वाह के लिए खेती करते हैं और उस जमीन को उर्वरता कम होने लगता है, किसी और जमीन के टुकड़े को साफ करके खेती करता है। यही चीज़ होता है जीवन निर्वाह के लिए क्या जाता है, कहीं जंगल झाड़ी वगैरह जला दो, साफ हुआ उसमें खेती कर लो, फिर जाकर वहाँ का जो भूमि हो गया बंजर हुआ, फिर दूसरे जगह यही इसी तरह की खेती को झूम खेती कहा जाता है या कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। ओके, इसी में आ जाता है, निर्वाह कृषि में ही आता है, उसी का उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं गहन कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम मतलब होता है मजदूरी से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिन से युक्त जलवायु एवं और मृदा वाले खेत में एक वर्ष से एक से अधिक फसल उगाई जा सकती है, जैसे चावल हो गया, मुख्य फसल हो गया, चावल मुख्य फसल होता है, अन्य फसल में गेहूं, मक्का, दलहन आदि तिलहन शामिल होते हैं। तो गहन निर्वाह में क्या होता है, इसमें जो है जो परंपरागत औजार है, पुराने औजार है, उसी से छोटा सा टुकड़ा है, उसी में अपना बहुत ज़्यादा मेहनत करके उससे क्या करता है, खेती करता है और खेती करने के बाद उसमें एक फसल नहीं 2 फसल उगाता है। मुख्य फसल हो गया चावल और अन्य जो है चावल, गेहूं, मक्का, देखिए है ना, काट के जैसे चावल में हो गेहूं कटा, फिर से उसमें धान डाल दिया, धान आ जाता है, बाढ़ हुआ आराम से हो जाता है पानी डाल के। वाणिज्यिक के कृषि जो हो गया आपका, इस प्रकार की कृषि मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, इसमें क्या होता है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए कृषि किया जाता है, इसमें जो है क्या किया जाता है, कृषि का मुख्य लक्षण आधुनिक निवास मतलब
आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाला बीज लगाएगा, अधिक पैदावार, रासायनिक उर्वरक देगा मतलब खाद वगैरह का ज़्यादा उपयोग करेगा, कीटनाशकों का प्रयोग अधिक करेगा ताकि उच्च पैदावार कर सके, बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन को बनाए और उपजाए भी, ठीक है, सीधी बात। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेश में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल जो है वाणिज्यिक कृषि में आता है, वाणिज्यिक कृषि में आता है, ठीक है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। उड़ीसा में अगर देखें तो यह एक जीविका कृषि है। अगर हरियाणा पंजाब का जो है, हरियाणा पंजाब का वाणिज्य कृषि जो है, कृषि चावल है, चावल बोलो या धान बोलो, ओके। तो इस तरह का वाणिज्यिक कृषि जो बिजनेस के लिए किया जाता है, व्यवसाय के लिए जो कृषि किया जाता है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, सीधी बात समझो। तो आगे देखो रोपण कृषि आ गया। रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है, ये भी जो है रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि है। इसमें जो है रोपने वाला पौधा लगाया जाता है, जैसे हो गया विस्तृत क्षेत्र में एकल मतलब एक ही गो पेड़ पौधा लगाएगा, जिसमें अधिक पूंजी निवेश करता है, अधिक पैसा भी लगाता है और मजदूर भी रखता है। और भारत में जैसे चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि मुख्य रोपण फसल हो गया। याद रखिएगा रोपण फसल, मैंने बोला था आप लोग को कि रोपण फसल पूछेगा, याद रखिएगा। रोपण फसल में जो है आपका क्या क्या आ जाएगा देख लो। आपका आ जाएगा चाय, क्या आ गया, चाय जी, चाय बोलो, चाय, कॉफी, ठीक है, रबर, क्या हो जाएगा, रबर, गन्ना, क्या हो जाएगा, गन्ना, और केला भी है, केला, ये सब जो है आपका ओके आ जाएगा रोपण फसल में। तो याद रखिएगा, काहे कि एग्जाम वगैरह में पूछ देता है, समझे कि नहीं। आइए आगे हम लोग देखते हैं कृषि ऋतुएं मतलब कुछ ऐसे फसल हैं जो मौसम के अनुसार होता है, ऋतु के हिसाब से होता है। तो भारत में तीन शस्य ऋतुएं हैं, शस्य ऋतु जो है 3 है इस प्रकार से, रबी, खरीफ, जायद, ये 3 फसल है, रबी, खरीफ, जायद। इसमें कौन कौन सा फसल आता है वो आप लोग को समझ लेना है। टाइप ऑफ क्रॉपिंग, सीजनल जो फसल होता है, रबी, खरीफ और जायद, तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे, टेंशन नको मतलब नहीं लेना है। रबी फसल की अगर हम लोग, यार ये काहे ऐसा करता है, मक्खियर को रात में भी चैन नहीं आता, हालांकि ये वीडियो रात को शूट हो रहा है, समझे, और यह ना उठा पटकेंगे। चलो भाई, रबी फसलें जो है याद रखिएगा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है, और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून में जो है इसे काट लिया जाता है, अप्रैल से जून में काट लिया जाता है, मतलब अंत समय जो अक्टूबर से दिसंबर होता है उस समय इसको बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु जैसे शुरू हुआ अप्रैल से जून में इसे काट लिया जाता है। अब इसमें कौन कौन सा फसल हो गया, रबी फसल की अगर हम लोग बात करें, रबी फसल, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, रबी फसल में कौन कौन सा हो गया। अगर देखो रबी फसल याद रखना, गेहूं, जौ, मटर, चना, ये सब जो है आपका रबी फसल में आ गया, रबी फसल में ये सब आ जाता है, ओके। तो याद रखना रबी फसल जो है कौन से मौसम में होता है, रबी फसल की याद रखिएगा महीना अगर बात करें रबी फसल का महीना तो अक्टूबर, OCT से समझ जाइएगा, अक्टूबर से DEC मतलब दिसंबर। और काट कब लिया जाता है भैया हो, काटेगा कब, अप्रैल, APR, अप्रैल और जून, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, गलत नहीं समझना आप लोग, ओके। और जब ये हो गया, ये 2 चीजें याद ही रखना है, बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है, मिस करना मतलब याद करना, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। आ जाओ भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद हम लोग खरीफ फसल को समझ लेते हैं। खरीफ फसल जो होता है, खरीफ फसलें देश के विभिन्न
क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ जैसे कि अभी मानसून हुआ था जून जुलाई में जो है मानसून कहलाता है, मतलब मौसम बदलता है, इसी मौसम में जो है बोया जाता है, जुलाई में बोया जाता है, जून से जुलाई में। खरीफ देखो याद रखना, इसलिए इधर कर देते हैं ताकि आप लोग को याद रखेंगे। खरीफ जो है जून से जुलाई, जून या जुलाई, जून जुलाई से इसे बोया जाता है इसमें। और सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। अरे यार गलत लिखा गया, सितंबर, चलो भाई ऐसे लिख दो, सेप्ट ऑक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये चीज समझ में आ गया कि कब लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। इसमें जो है खरीफ फसल कौन कौन से हैं, ठीक है, खरीफ फसल कौन कौन से हैं, खरीफ फसल कौन कौन से हैं याद रखिएगा। इसमें चावल हो जाएगा, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द एक दाल होता है, उड़द होता है ना, सॉरी उड़द हो गया, कपास हो गया और जूट हो गया, जूट भी इसी में आ जाता है, मूंगफली भी आ जाता है, मूंगफली, ये सब ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं जी। आगे है आपका जायद फसल में क्या महीना देख लेते पहले। जायद फसल की अगर मैं बात करूं तो रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच जो होता है ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाले गर्मी के समय में बोया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जायद फसल। जायद ऋतु मुख्यतः इसमें क्या होता है, तरबूज होता है, खरबूजा होता है, खीरा होता है, सब्जियां और चारे के फसलों की खेती की जाती है, और गन्ने की भी फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है, गन्ना की खेती करने में भी 1 वर्ष लग जाता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया, खरीफ, जायद, रबी। पॉइंट टू नोटेड मिलॉर्ड, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कृषि का मुख्य फसल क्या है। कृषि की मुख्य फसल, खाद्य फसलें हो गया, खाने वाला जो फसल हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया। अब नकदी फसल क्या होता है ये तो हम लोग समझेंगे। नकदी फसल जो बिजनेस वगैरह के लिए ज़्यादातर किया जाता है, जैसे चाय हो गया, रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया। बागवानी फसल जिसमें बाग तरह का बनाया जाता है, ठीक है, जैसे बगान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बगान, आम का बगान, लीची का बगान, ये सब चीज़ का बगान। तो बागवान फसल वही हो गया, फल फूल सब्जियां ये सब रहती है। आगे हम लोग देख लेते हैं भारत का मुख्य फसल। भारत में मुख्य फसल कौन होते हैं, तो भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, दलहन, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि की फसल जो है मुख्य रूप से है। आगे हम लोग देखते हैं कि चावल के बारे में, भाई चावल कहाँ से आ गया, हाँ। अब हम लोग जो है एक एक फसल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ फसल के बारे में जानना जरूरी है, कितने टेम्परेचर पे होते हैं, कौन से महीने में होते हैं, ये आपके बुक में दे रखा है। तो इसलिए भारत का जो है चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। प्रमुख खाद्यान्न फसल, ज़्यादा खाने वाले फसल को ही कहा जाता है, सीधी बात समझो। एक दिन चावल एक दिन गेहूं बनता ही है, ज़्यादातर लोग चावल ही पसंद करते हैं। विश्व का 22% जो है चावल भारत से ही निर्यात किया जाता है। ओके, भारत के कुल भूमि में 23% जो है चावल उगाया जाता है। ओके, याद रखिएगा, चावल जो है उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। चावल जो है उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल के लिए कम से कम 24 डिग्री
सेंटीमीटर तापमान की आवश्यकता होती है, कम से कम 24 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए उष्ण कटिबंधीय फसल, मतलब ये गर्मी में फसल बोने वाला है। ओके, चावल के बोने के समय 21 डिग्री, बढ़ते समय 24 डिग्री और तथा काटते समय 27 डिग्री तापमान का आवश्यकता होती है। ओके, ये चीज समझ गए। चावल के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा भी आवश्यक है चावल की खेती के लिए, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा पड़ता है। चावल जलोढ़ मिट्टी में जो है उपजाया जाता है। कौन मिट्टी में उपजाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में उपजाया जाता है। चावल की खेती के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें जो है चावल की खेती करने में बहुत समय लगता है। जैसे कि मैंने बोला, जैसे पहले कीचड़ करना पड़ता है, कीचड़ करने के बाद जो है धान धान को छीटा जाता है, फिर उससे जो है बीज बना, ठीक है, बीज बना, उसको उखाड़ के फिर से मजदूर लगा के उसको सब जगह लगाना पड़ता है। लगा दिए, उसके बाद फिर से कटाई करना है, फिर छटाई करना है, फिर जाके मिल में देना है। ये सब बहुत सारा उसमें मजदूर काम करते हैं, मजदूरी लग ही जाता है, बहुत मेहनत है उसमें, ठीक है। चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है, सबसे अधिक प्रमुख उत्पादक राज्य अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, असम हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया आदि जो है, ये सब मुख्य रूप से चावल उत्पादित करने वाला राज्य। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सबसे अधिक कहाँ चावल, सबसे अधिक कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं जी, गेहूं के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चावल के भाई गेहूं, गेहूं जो है दूसरी फसल है। गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह उत्तर में और देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्य खाद्य फसल है। अब वो छोड़ो, ठीक है, आप समझो यहाँ पे कि मृदा किस प्रकार की मृदा चाहिए। इसमें जलोढ़ मृदा चाहिए, चावल में भी जलोढ़ मृदा चाहिए, और काली मिट्टी, दोनों पे ये गेहूं अच्छी तरह से उपजाऊ कर सकते हैं, ठीक है। तापमान की अगर मैं बात करें, वृद्धि के समय ठंडा मौसम चाहिए और कटाई के समय तेज धूप चाहिए। वर्षा की अगर मैं बात करूं तो 50 से 75 सेंटीमीटर अगर वर्षा हो तो हो जाएगा, लेकिन चावल में 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। अगर खेती के क्षेत्र की बात करें, दक्कन के उत्तरी पश्चिमी और काली मिट्टी के क्षेत्र में, गंगा सतलज के मैदान में ये ज़्यादातर खेती होती है। गेहूं उत्पादक राज्य जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं मोटे अनाज के बारे में हम लोग बात करते हैं। मोटे अनाज, देखो भैया, पहले ज्वार खाता था लोग, बाजरा खाता था, लेकिन आज के डेट में हम लोग चावल, गेहूँ, धान, यही सब चल रहा है कि नहीं? लेकिन पहले का, अब ये सब जो खाना है बहुत पोषक तत्व है, बहुत ज़्यादा इसमें पावर है, एनर्जी है, प्रोटीन है, लेकिन लोग खाता कहाँ है एकरा? अभी तो गाय माल खाता है। ओके, कौन खाता है? गाय। चलो भैया, तो हम लोग देखते हैं ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण मोटे अनाज हैं। हालांकि इनको अनाज के रूप में जाना जाता है, किंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होता है। ज्वार क्षेत्र और उत्पादक के संबंध में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है ये, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें ज्वार का सबसे पहले देख लेते हैं। ज्वार जो है, ज्वार गेहूं के बाद सबसे प्रमुख फसल है। पहला फसल मैंने बताया आप लोग को, पहला फसल चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा आपका कौन सा हो गया? चलो भाई, तीसरा आपका हो गया ज्वार, ठीक है। क्या हो गया? ज्वार। अब देखो, ज्वार से जो है भारत का 16% 16 मतलब 16.5% पे लगाया जाता है, लोग लगाता है। ज्वार से भारत का 10% खाद्यान्न उपलब्ध होता है, ज्वार से ही। ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ज्वार का उत्पादन होता है। अगर पूछे कि सबसे अधिक ज्वार उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो बता देना है महाराष्ट्र। क्या बता देना है? महाराष्ट्र, यही है ज्वार, ठीक है। देख रहे हैं ना पिक्चर में, ज्वार यही है। चलो भैया, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आपका बाजरा हो गया। बाजरा
का मृदा अगर जानना चाहते तो ये बलुआही जगह पे हो जाती है, यही है बाजरा। ठीक है, बाजरा जो है बलुआही, जहाँ पे बालू है, उथली मिट्टी, काली मिट्टी में ये लगाया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ बाजरा का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं बाजरा का। ओके, गाय बाल के लिए अब दिया जाता है इसको ज्यादातर। रागी, रागी का मृदा अगर देखें, ये रागी है, ठीक है, यही है रागी, ये रागी हो जाता है मृदा के। अगर ये रागी शुष्क प्रदेशों के लिए फसल है, यह लाल, काली, बलुआही, दोमट और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। रागी उत्पादक राज्य की अगर मैं बात करूं, रागी उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में रागी का जो है अच्छी तरह से वहाँ पे उपजाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत जी? आप लोग इस रागी देखें, रागी फसल देखें? कोई बच्चा कमेंट करके बताना। तो हम अभी गमछा उतार लेते हैं, क्या कि गर्मी है, किसान तो हम बन ही गए हैं। चलो भाई आगे हम लोग देखते हैं जी। आगे देखो, मक्का जो भुट्टा खाते हैं ना आज के डेट में, देखिएगा। अरे भैया हम अपनी एक कहानी बताएं, कहेंगे जी सर बताइए। हम गए थे पटना में, NIT घाट है पटना में, हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो भैया हम तो गांव का आदमी, हम तो इसको जानते हैं, ये भुट्टा है। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। ये भुट्टा है, एकदम बड़ा, एकदम स्टाइल मार मार के जो लड़का लड़की थी एकदम भुट्टा खा रहा, छोरा छोरा, ओ बेबी खाओ ना, बहुत अच्छा होता है, कॉर्न इसको बोला जाता है ना, कॉर्न। हम बोले वाह रे भाई, हमरे इधर तो कोई नहीं पूछता है, केकरो खेत में जाकर तोड़ते हैं, 20 रुपया 25 रुपया हम देता था। हम बोले वाह, जमाना कहाँ से कहाँ आ गया। ये चीज़ें होती हैं। चलो आपका नज़र केंद्रित करने के लिए यहाँ की। चलो मक्का की अगर हम लोग बात करें, मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। गायों खिलाता है, खुद भी खाता है लोग शौक से। साग रोटी, साग मकई की रोटी, और मछली नन्हका और मकई की रोटी और मज़ा ये सब लोग का कहना है। यह एक खरीफ फसल है। तापमान की अगर मैं बात करूँ तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में उगाई जा सकती है। मृदा का प्रकार पुराना जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जा सकती है। खेती का क्षेत्र बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का और रबी की ऋतु में उगाई जाती है। ये ज़्यादातर बिहार में ही मक्का उपजाया जाता है। ओके, आगे देखो, मक्का का उत्पादक राज्य जो है कौन कौन सा? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य रूप से उत्पादक राज्य है। ओके, ये बड़ा कटर कटर करता है यार। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेश, उच्च पैदावार देने वाला बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। ओके, मक्का का उत्पादन खूब बढ़ रहा है। सबसे नीक बाटे सोया किसानी। अब हम लोग दाल के बारे में समझते हैं। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखिएगा, भारत जो है उत्पादक राज्य है विश्व का सबसे, और साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। मतलब दूसरे देश को जो है हैंग चेंग मैंग जो देश है, अगर उन लोग को दाल खाना पता ना, हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है, चाइना वाला कभी दाल भात सब्जी खाया होगा कि नहीं खाया होगा? आपको लगता है जी चाइना वाला कभी दाल भात खाया होगा? दाल भात चोखा हमको तो नहीं लग रहा। वो तो अलाय बलाय सांप बिच्छू तुच्छू सब खा जाता है। चलो भाई, शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक होता है। दाल में सबसे अधिक प्रोटीन होता है शाकाहारी भोजन में। जैसे दाल की अगर मैं बात करूँ, तूर जिसको अरहर बोला जाता है, उड़द का दाल, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहन फसल है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। जहाँ पे धूप ऊप न हो वहाँ पे भी ये चलेगा। फसलें जो है होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दाल वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखता है। देखो, जब दाल जो है विश्व का सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करने में भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता भी है, दूसरे देश को देता भी है। दूसरी बात कि दाल जो है सभी खाना से ज़्यादा प्रोटीन भी है,
शाकाहारी भोजन में, ठीक है। और दाल का टाइप भी बता दिए। दूसरी बात ये शुष्क परिस्थिति जहाँ पे ठंडा मौसम है वहाँ पे भी दाल को आप उगा सकते हैं। तीसरी बात ये है, अच्छी बात ये कि जहाँ पे दाल आप लगाइएगा वहाँ के ये जो दाल क्या करता है, ये सिर्फ ये अरहर को छोड़कर बाकी जो दाल होता है वायु से नाइट्रोजन लेके भूमि को जो है क्या करता है, उबरता बनाए रखता है, खुद ये प्रोटेक्ट करता है। इन फसलों के आमतौर पर अन्य फसल का आवर्तन में बोया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दाल उत्पादक राज्य, ठीक है। देख रहे हैं ना एकदम रायता क्या कहता हो जी। चलो भाई, दाल उत्पादक राज्य में भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खदानों के अलावा अन्य खाद्य फसलें हैं, ठीक है। खदानों के अलावा अन्य खाद्य फसलें हैं। देखो यहाँ पे अब आप फोटो समझ पहचानते हैं। ये हो गया, हम पहचान पाएंगे जी, ये हो गया मसूर, ठीक है। ये हो गया चना, ये हो गया मूंग, ये ज़्यादा पीला ही मटर, और ये का है ये हम नहीं पहचाने, आप पहचान के बताइएगा। ओके, आइए तड़का लगैले एकदम दाल में मजे मजे। तिलहन, अब देखो तिलहन में भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादक जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, वेनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत के मुख्य तिलहन फसल है। दुनिया में मूंगफली का उत्पादक प्रथम है। विश्व में सबसे अधिक मूंगफली, ठीक है, मूंगफली उत्पादन कौन करता है? उत्पादन कौन करता है? चीन, ठीक है, पहला। दूसरा स्थान जो है, दूसरा आपका भारत हो गया, भारत दूसरा स्थान है, और रेपसीड उत्पादन में कनाडा प्रथम, चीन दूसरा और भारत दुनिया में तीसरा है। ओके, रेपसीड। अब देखो आगे हम लोग समझते हैं मूंगफली के बारे में, ठीक है। मूंगफली यह एक खरीफ फसल है। मूंग कैसा फसल? खरीफ फसल है। भारत विश्व में मूंगफली का दूसरा उत्पादक राज्य भी है, ठीक है। मूंगफली देश के कुल कृषिगत भूमि का 3.6% पे उगाया जाता है, ठीक है। मूंगफली का उत्पादन गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है मूंगफली को? तो वह है गुजरात में। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। मूंगफली को टाइम पास के नाम से जाना जाता है। ट्रेनमा पर अगर मन नहीं लगे, अरे टाइम पास ले लो मूंगफली, एकरा फोड़ो और खाओ, फोड़ो और खाओ, फोड़ो और खाओ, माथे खराब हो जाएगा। टाइम की 2-4 घंटा निकाल लीजिएगा, इतना वो ले लीजिएगा, तो टाइम पास इसका नाम रखा गया। अब सरसों का बात देखो, सरसों जानते हैं जिसको राई बोला जाता है, तोरिया बोला जाता है जी, तारामीर बोला जाता है, तारमीर, मीरा ना, हाँ तारमीरा बोला जाता है। सरसों, उसको सरसों बोला जाता है। देखो सरसों के अंतर्गत ही आता है राई, तोरिया, तारामीर, सरसों आदि शामिल होते हैं। उसी का टाइप होता है। सरसों को उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। सरसों का सबसे अधिक उत्पादन राज्य जो है कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। सरसों उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल की मैंने बात किया था, सबसे अधिक क्या? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल जो है सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में। तिल खरीफ, ठीक है, तिल खरीफ और रबी फसल दोनों है ये। अंडी जो है, अंडी खरीफ और रबी दोनों फसल होता है। सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। सूरजमुखी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में उगाया जाता है। ये चीज़ समझ में, यहाँ पे हमें एक टाइप से नोट्स ही दे दिए सबका। तिल जो है, तिल का जो तेल निकालते हैं, तिल जो है खरीफ और रबी दोनों फसल है। अंडी जो है खरीफ और रबी दोनों में आता है। सोयाबीन मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। सूरजमुखी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। ये चीज़ समझ में आया न? कोई दिक्कत? अब ये वाला गाना सुने हैं?
ओढ़नी के रंग पियर, ओहो, ओढ़नी के रंग पियर, सरसों फुला रहल बा, लागे कि ऐसे। अरे गाने भूल जाते हैं, आप लोग गा के थोड़ा कमेंट कर देना, ठीक है। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर। पानी खत्म है, कोई नहीं। अच्छा, ये सरसों का है, अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने दे दिया। अब आते हैं हम लोग चाय पे। कहाँ पे आते हैं? चाय पे। दुनिया आज कुछ भी हो जाए, टेंशन है, चाय पिलाओ, खुशी है, चाय पिलाओ, है कि नहीं जी? चाय पे ही ज़्यादा, हम मुझे भी चाय पीने की आदत है, हालांकि ज़्यादा नहीं है लेकिन है। देखो चाय की अगर हम लोग बात करें, चाय दुनिया में चाय उत्पादन में 2020 में चीन प्रथम था, भारत दूसरा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा भाई, जलवायु की अगर मैं बात करूं, मौसम की बात करूं, तो उष्ण कटिबंधीय, मतलब गर्मी को ही उष्ण कटिबंधीय बोला जाता है, और उपो उष्ण कटिबंधीय, गर्म और अर्ध गर्म, ठीक है, थोड़ा गर्म जलवायु में अच्छी तरह से विकसित होती है। मृदा की अगर मैं बात करूं, कौन सी मिट्टी में चाय की खेती होती है, तो गहरी उपजाऊ और अच्छी तरह से सूखी मिट्टी से, जो ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ से समृद्ध हो उस मिट्टी में। ओके, तो इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी नहीं है। वर्षा 150 से 300, चावल में कितना? 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए। उच्च आर्द्रता और लगातार वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से विपरीत हो। प्रमुख चाय उत्पादक राज्य में आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल जाइएगा ना तो वहाँ पे देखिएगा चाय का बागान है। दार्जिलिंगों में, दार्जिलिंग जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको चाय की खेती दिख जाएगी, वहाँ पे बारिश होते रहती है ज़्यादातर। अब कॉफ़ी की बात करें भैया, चाय से चाय, अब कॉफ़ी पे आ जाओ, ठीक है। शादी विवाह में जाइएगा ना, कॉफ़ी वाला काउंटर पे रहेगा, जो नहीं हो पी ले रहता है, 2-4 वो मार लेता है कि नहीं। देखो कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है। कॉफ़ी एक प्रकार की झाड़ी लगे फल के बीज द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं, देखो पिक्चर तो मेरा वैसे भी सही नहीं है, ठीक है, मेरा पिक्चर तो वैसे भी ड्राइंग सही नहीं, ऐसे ऐसे गोल गोल टाइप का रहता है, ललका सनक, ठीक है, तो चाय होता है। उसको पीस करके क्या किया जाता है? पाउडर बनाया जाता है, फिर उसमें क्या किया जाता है? कॉफ़ी बनाया जाता है। बस समझ में आ रहा है ना? आगे दिखा देंगे आपको। देखो, झाड़ी पर लगे फल के बीज द्वारा प्राप्त किया जाता है। कॉफी फल को एकत्रित करके बीज को भूनकर, पहले भुना जाता है, ठीक है, भूनकर कॉफी पाउडर बनाने में काफी मानव, मतलब काफी मजदूर वगैरह लग जाता है इसमें। कॉफी, भारत में कॉफी कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने में कौन आता है? कर्नाटक आता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, आ जाओ भाई। कॉफी का 3 प्रकार का किस्म होता है। कॉफी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब समझ लेते हैं। अरेबिका, लेबेरिका, रोबस्ता, ठीक है, अरेबिका, लेबेरिका और रोबस्ता। भारत में उत्तम किस्म की अगर मैं बात करूं, भारत में उत्तम सबसे अच्छा क्वालिटी का अरेबिका कॉफी उपजाई जाती है। ओके, आ जाओ भाई। अब हम लोग देखते हैं बागवानी फसल, जो बाग में फसल होता है कि नहीं, उसको क्या बोला जाता है? बागवानी फसल। जैसे आम हो गया, लीची हो गया, अंगूर हो गया, ये सब का बाग होता है, खेत नहीं होता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आम के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश लीची के लिए, उत्तर प्रदेश। अच्छा, हम इसको जो है ऐसे करके बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन कहाँ है, ठीक है। ये सब जगह जो है देखो, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आम के लिए, ठीक है, आम के लिए। बिहार और उत्तर प्रदेश लीची के लिए, ठीक है। मेघालय अनानस के लिए, मेघालय जो है अनानस के लिए। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र अंगूर के लिए, यहाँ पे अंगूर के लिए। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर नाशपाती और किसके लिए? नाशपाती और खुबानी और अखरोट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझ में आ गया है। आम
फलों का राजा है तो रानी कौन है, कमेंट करके बताना। ओके आ जाओ, ये प्रसिद्ध जगह का नाम था। और आगे मैं बात करूं नागपुर और चेरापूंजी। नागपुर और चेरापूंजी संतरा के लिए, मुजफ्फरपुर का लीची और जलगांव का केला, केला प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर के लीची जो है प्रसिद्ध है भैया, हम खाए थे एक दिन, पिलवा निकल गया था, समझे कि नहीं। पता नहीं यहाँ की कुछ अलग ही है, कोई जगह होगा जहाँ पे अच्छा तरह से अच्छा मिलता होगा। बहुत ज़्यादा लीची यहाँ का फेमस है। और केला के लिए तो हाजीपुर हम सुने थे, ज़्यादातर तो हाजीपुर का केला, काहे कि भोजपुरी गाना हम सब चीज़ पता चल जाएगा। मुजफ्फरपुर के लीची खिले वो तोरा, है कि नहीं, भोजपुरी गाना सुनिए ये सब चीज़ याद रहेगा। तो काजू उत्पादक राज्य में देखो केरल और आंध्र प्रदेश आता है। भारत विश्व में काजू सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे ज़्यादा काजू का भी उत्पादन भारत में ही होता है। काली मिर्च की खेती केरल में होती है, पश्चिम बंगाल घाट प्रदेश में भी होता है। केरल के जो है, केरल के पश्चिम घाट, याद रखिएगा, केरल का जो जगह है पश्चिम घाट प्रदेश में होता है काली मिर्च, ठीक है। और काली मिर्च की खेती केरल के पश्चिम घाट प्रदेश में होता है। एक ही बात को दो बार लिखा गया। नारियल की कृषि केरल, सबसे ज़्यादा नारियल की कृषि कहाँ होता है, केरल में, ये भी याद रखना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तटीय प्रदेश में नारियल की खेती होती है। असम में भी होता है। ये वाला डाब है, इसको बोला जाता है डाब, और ये हो गया नारियल, ठीक है। इस पानी पीने से बहुत सुंदर होता है, लड़का लड़की कुछ भी। तो आज से शुरू कर दीजिए। ओके आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं रबर। रबर की देखिए, जैसे तारी देखे हैं ना उतारते हुए, उसी तरह रबर की जो वृक्ष होता है उसमें यहाँ से कट करके बना दिया जाता है। जैसे मतलब घाव जैसे यहाँ बन जाता है ना, जैसे यहाँ से घाव बना, ब्लड निकलते रहता है, उसी प्रकार से इसमें वाइट उजला सा एक पदार्थ निकलते रहता है, ठीक है। उसी को रबर बनाया जाता है। रबर की कृषि 1880 में केरल, ट्रावनकोर और मालाबार से शुरू हुआ था। रबर की उत्पादक 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। रबर का उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय में उपजाया जाता है। ओके रबर समझ गए। रेशेदार फसल, रेशेदार फसल जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, सन हो गया, ये सब रेशेदार फसल है। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत का 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। प्राकृतिक रेशम, रेशम की कीड़ा को कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम की कीड़ा शहतूत के पत्तों को खाकर बड़ा होता है। अब देखो भैया यहाँ पे आपको ये सब लाइन एक रत्ती भी नहीं समझ में आएगा, काहे की टाइपिंग ही कुछ अलग टाइप से हो गया है, समझाते हैं, कोई दिक्कत। रेशम की जो होता है ना, रेशम कीट होता है, और वो रेशम कीट जो है शहतूत को खाता है और बड़ा होता है। उसके मुंह से लार निकलता है, समझे। लार से जो है, लार को लपेट करके उसी से रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। सीधी बात समझो। कपास, जूट, सन प्राकृतिक रेशे वाली जो है रेशम भारत का 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। ये कपास, जूट, सन, रेशम, ठीक है, 4 प्रमुख जो है भारत का रेशेदार फसल है। प्राकृतिक रेशम, रेशम की कीड़ा को कोकिन से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रेशम जो है, देखो कृत्रिम रेशम भी होता है, तो प्राकृतिक रेशम जो है, जो रेशम की जो कीड़ा होता है, ठीक है, कोकून से प्राप्त होता है। और रेशम की कीड़ा शहतूत के पत्तों को खाकर बड़ा होता है, ये देख लो। आगे हम लोग देखते हैं जी कपास। कपास का जन्म स्थान भारत को माना जाता है। कपास का उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के कच्चा माल के रूप में होता है। कपास उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कपास के लिए 210 दिन तक पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसमें पाला ना पड़े, मतलब ठंडा होता है ना, एक देखिए पीला पीला से कीड़ा उड़ने लगता है, वो मौसम नहीं होनी चाहिए। कपास काली मिट्टी में, कपास कौसे काली मिट्टी, याद रखने का तरीका। कपास का उत्पादक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में होता है मुख्यतः रूप से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं जूट। जूट सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट तैयार होने के बाद इसे सड़ने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता हो। देखो भैया, अगर आप यूपी और बिहार से होंगे तो आपको पता होगा कि, क्या पता होगा, हाँ पता आपको ये होगा कि दिवाली दिन जो है हम लोग हुक्का पाती खेलते हैं संठी से। हाँ कहेगा ऐना करके पकड़ के
लक्ष्मी घोर दलिद्दर बहार, लक्ष्मी घोर दलिद्दर बहार, ये वाला चीज सुने हैं ना, तो ये वही वाला होता है, संठी जगरा से लेके घूमते हैं। तो उसको क्या करता है, पानी में दे दिया जाता है, मनिजरा देखे ना, पानी में दे दिया जाता है, संठी भी उसी प्रकार से होता है, जूट भी उसी प्रकार दे दिया जाता है, पानी में सड़ेगा, सड़ने के बाद जो है उकर उखाड़ लिया जाता है, उसका छाल छाल उखाड़ लिया जाता है, वही उसके बाद जो है जिससे बोरा चट्टी जो है ये सब बनाया जाता है। ठीक है, जूट से रस्सी, बोरा, चट्टी, बोरा बनाया जाता है। जूट का मुख्य उत्पादक जो है पश्चिम बंगाल में है, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। ओके, इन सभी राज्यों में। अब आते हैं गन्ना। बिहार में गरीबी है, लेकिन ये वो गाना है, गन्ना बेच के चुम्मा ले हम बैसाख में, चाहे देबो 2 लाख में, है कि नहीं जी। चलो कोई नहीं, ये तो गाना था, चलो रियल में 2 लाख देके ये सब गलत बात है। चलो भाई, गन्ना ब्राजील के बाद भारत में गन्ना का दूसरा स्थान है। ब्राजील के बाद भारत में जो है गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। जलवायु यह गर्म और अर्ध जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। मृदा की अगर प्रकार करें तो यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी में जो है उगाई जा सकता है, किसी भी प्रकार का होगा मिट्टी तो ये कर सकते हैं। तापमान की बात करें तो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होनी ही चाहिए। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु है। ओके, आगे अगर हम लोग बात करें हरित क्रांति का। हरित क्रांति समझते हैं जी, हरित क्रांति हो, पानी के बोतल लावा न तनिको। हाँ, तो कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का उपयोग, आधुनिक तरीके से अच्छी खाद उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलें विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। बड़ा कटर कटर करता है, हमारा तो जीवन सूख जाएगा यार। का है हेलो, चलो भाई, हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति जो है गेहूं से संबंधित है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, हरित क्रांति में अच्छे क्वालिटी का जो है उपज के लिए, ज़्यादा उपजाऊ करने के लिए हरित क्रांति जाना जाता है। हरित क्रांति इसलिए कहा जाता है, अच्छी तकनीकी मशीन से अच्छा खाद, अच्छा बीज, इससे फसल जो है अधिक उपजाऊ किया जाता है, उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं। हरित क्रांति के हानियाँ क्या है, देखो, अरे खाद बीज वगैरह अधिक डालेगा, क्या होगा, उपज तो अधिक होगा ही, लेकिन भूमि क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। अत्यधिक रसायन के कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। सिंचाई अधिकता से जल स्तर नीचे हो जाएगा। जैव विविधता समाप्त हो जाएगा। अमीर और गरीब किसान का मुख्य अंतर बढ़ जाएगा। ये सब हानियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित, याद रखिएगा, इतना ही पूछा जाता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं के नस्ल को सुधारना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके। भैया हो, भारत का एक गाय है देसला, जगरा कहते देसला, हल्का सा ही दूध देता लेकिन बड़ा मीठा था, मन जो है तृप्त हो जाता है। प्रभु आप देखो, दूध बढ़ाने के लिए ले आया उधर से फ्रीजियन, जर्सी, दोगली, ये सब गाय का नस्ल है, हालांकि गांव के भाषा में, किताबी भाषा में आपको नहीं बता रहे, ये सब नस्ल। तो इससे क्या होगा, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं जी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। तो भारत कृषि प्रधान देश है। लगभग 2/3 आबादी अपनी आजीविका कृषि से सीधे निर्भर करती है। भारत कृषि की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है। सकल घरेलू उत्पादन में 26% जो है कृषि का ही हाथ है या साथ है, बोलो, देता है उत्पादन में। यह देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उद्योग के लिए कई कच्चे माल का उत्पादन कृषि से ही होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारतीय कृषि की विशेषता क्या है। भारतीय कृषि की विशेषता, किसानों के पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा होता है और मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए फसलें उगाते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियों में पशु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसान मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर निर्भर रहती, कि मानसून आएगा तो बारिश होगा तो हमारा खेत अच्छा उपज होगा खेत में। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार,
सरकारों ध्यान दे रहा कृषि पे थोड़ा मोड़ा। अब फसलों के बीमा सुविधा देने लगा। सहकारी बैंक को, सहकारी बैंक विकास कर मतलब किसानों को जो है कर का मतलब लोन, ऋण जो है सुविधा उपलब्ध करवाया। और फसलों को समर्थन मूल्य उचित निर्धारण करके प्रोत्साहित करना, अधिक पैसा देने का ये निर्णय लिया है। हालांकि इस चीज नहीं चल रहा है लेकिन कहा जा रहा है। मौसम संबंधी सूचनाओं का समय समय पर प्रसारित करना, आज बारिश होगा, आज आंधी होगा, इतने डिग्री सेल्सियस होगा, ये सब चीज बताते रहता है। कृषि संबंधी नवीन तकनीक, औजार, उर्वरकों आदि में संबंधित कार्यक्रम रेडियो दूरदर्शन पर प्रसारित करते रहता है किसान के लिए। ओके, तो ये अध्याय जो आप लोग का यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप लोग को इतना बड़ा, इधर से देखो, इधर से इतना बड़ा थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए। ओके, तो आप लोग यहाँ तक वीडियो जो जो देखे जरूर बोलना सर हम थैंक यू तक देखे हैं। ओके, तो भाई कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी आप लोग का ये ज्योग्राफी जो चल रहा है, बहुत जल्द हम इसको ज्योग्राफी, हाँ भूगोल जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग और भी गोल कर देंगे। कोई दिक्कत टेंशन नहीं। सभी अध्याय का आंसर जो है, मतलब किताब का जो आंसर है अध्याय का, वो भी करा दिए हैं। नहीं देखें देख लीजिएगा मेरे भाई। मिलते हैं बाकी एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।